दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुरूर इश्क माफिया किंग की जिद्दी डॉक्टर। पूरे शहर में शादी की चर्चा थी, लेकिन आयोजन स्थल पर जश्न के शोर से ज़्यादा एक भारी खौफनाक सन्नाटा और अनुशासन था। हवेली के चप्पे चप्पे पर काले सूट में खड़े हथियारबंद गार्ड्स और कतार में लगी महंगी काली गाड़ियाँ चीख चीख कर बता रही थी कि आज यहाँ कोई आम इंसान फेरे नहीं ले रहा है। 30 साल का वह शख्स जो समंदर के जहाज़ों से लेकर आसमान में उड़ते कार्गो प्लेन्स और ज़मीन पर दौड़ते हजारों ट्रकों के नेटवर्क का बेताज बादशाह था। 42,000 करोड़ की सल्तनत और लॉजिस्टिक्स की दुनिया पर राज करने वाले इस माफिया के पास एक ही चीज़ की कमी थी, वक्त। वह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की रोज़ रोज़ की भावुक जिद और पारिवारिक दबाव के चलते उसने सोचा कि बहस में और वक्त बर्बाद करने से बेहतर है एक बार हाँ कर दी जाए। लड़की कौन है, किस परिवार से है, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यह सिर्फ एक एग्रीमेंट था जिसे उसने अपनी माँ की शांति के लिए साइन कर दिया था। मंडप में बैठा वह शख्स भारी नेवी ब्लू शेरवानी में किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बल्कि एक ठंडी कैलकुलेटेड खामोशी थी। उसकी तेज पारखी आंखें इस पूरे आयोजन को बस एक औपचारिकता की तरह देख रही थी। शादी की रस्में बस ख़त्म ही हुई थी। माहौल में अभी भी हवन की धुंध और गेंदे के फूलों की महक बाकी थी। तभी लड़की के फूफा, जो इस खौफनाक माहौल में पहले ही पसीने से तरबतर थे, हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़े उसके सामने आए। बेटा। फूफा की आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। घर में मैं ही हूँ इसका। अपनी बच्ची के साथ मैं तुम्हें अपनी तरफ से 2 बीघा ज़मीन और 1 करोड़ रुपए। रहने दीजिए। उसने बिना अपनी जगह से हिले बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज़ धीमी और बेहद शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा ठहराव था कि फूफा के शब्द वहीं गले में अटक गए। उसने बिना किसी गुरूर या ड्रामे के अपनी गहरी आंखों से फूफा को देखा। मुझे सिर्फ आपकी बेटी से मतलब है। इन सब चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पास ही खड़ी उसकी माँ ने धीरे से टोका। बेटा, शगुन है, सामने से दे रहे हैं तो ऐसे मुंह पर मना नहीं करते। समाज में क्या। माँ। उसने पलटकर अपनी माँ को देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी बेझिझक साफ गोई थी। मेरे पास जितना है उसे संभालने के लिए मुझे एक सही इंसान चाहिए। शगुन के नाम पर यह सब लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसने बिना कोई और बहस किए पास रखी थाली से महज 1 रुपए का सिक्का उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। शगुन पूरा हुआ। वहाँ मौजूद किसी भी रिश्तेदार की हिम्मत नहीं हुई कि इसके आगे एक लफ्ज भी बोल सके। 4 घंटे बाद हवेली का सबसे बड़ा कमरा डार्क एमरोल्ड ग्रीन और मैरून रंग के पर्दों से सजा था। बिस्तर पर वो लड़की भारी लाल जोड़े और घूंघट में बैठी थी। दरवाज़ा खुला, वह अंदर आया। दिन भर की रस्मों और थकान से वह बुरी तरह ऊब चुका था। उसने बिना लड़की की तरफ देखे अपनी भारी नेवी ब्लू शेरवानी उतारी और सोफे पर फेंक दी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने शर्ट के ऊपरी बटन खोले और बिस्तर से कुछ दूरी पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। देखो, उसने एक थकी हुई लेकिन बेहद प्रोटेक्टिव आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं बातों को घुमाना पसंद नहीं करता। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में पहले से कोई है तो मुझे साफ साफ बता दो। शादी के कुछ महीनों बाद हम शांति से तलाक ले लेंगे। बस मुझसे एलिमनी की उम्मीद मत रखना। लड़की एकदम शांत बैठी थी। वह आगे बोला, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करता तो मैं उसे अपनी एक फैक्ट्री दे सकता हूँ। उसे चलाना उसके हाथ में है, और जब तक वो सेटल होगा हम अलग हो चुके होंगे। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। उसने पानी का एक घूंट लिया और अपनी बात जारी रखी। और अगर कोई नहीं है तो भी सुन लो, हम अजनबी हैं। मैं बिना जाने किसी के साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाता। मुझे घर संभालने वाली कोई नौकरानी नहीं चाहिए। मुझे एक पार्टनर चाहिए जो मेरे स्टैंडर्ड को मैच कर सके। तुम अभी ओवरवेट हो और तुम्हें फिट होना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। तुम एक टाइम अपने मन का खा सकती हो, लेकिन बाकी टाइम तुम्हारी डाइट, तुम्हारी एक्सरसाइज और तुम्हारा कैरियर सब मेरे तरीके से चलेगा।
पहले हम दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। वह अपनी बात खत्म करके उठने ही वाला था कि अचानक कमरे की खामोशी टूट गई। लड़की ने अपने हाथों से अपना घूंघट पीछे किया। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना घबराहट, और ना ही किसी नई नवेली दुल्हन वाली शर्म। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और तिखापन था। उसने बहुत ही शांत लेकिन चुभने वाले लहजे में कहा, कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो तुम? वह ठिठक गया। जो कदम उसने दरवाजे की तरफ बढ़ाया था वो वहीं रुक गया। उसने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा जो शारीरिक रूप से थोड़ी चबी जरूर थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस किसी तेज धार वाली तलवार जैसा था। क्या कहा तुमने? उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। लड़की ने बड़े आराम से अपने भारी गहने उतारने शुरू किए। मैंने कहा तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। बॉयफ्रेंड बताओ, फैक्ट्री दे दूंगा, फिट होना पड़ेगा, मेरी शर्तों पर चलना होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी बिजनेस मीटिंग में डील साइन कर रहे हो? वह पूरी तरह से हैरान रह गया। इस माफिया और बिजनेसमैन के सामने आज तक किसी ने इस टोन में बात नहीं की थी। मेरी माँ तो कह रही थी तुम बहुत सीधी हो। उसके मुंह से अचानक सच निकल गया। लड़की ने अपनी एक आईब्रो उठाई और हल्की सी स्मर के साथ बोली, सीधी मैं उनके लिए हूँ क्योंकि उन्हें एक संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे इस बॉस वाले एटीट्यूड के सामने मुझे अपनी शराफत साबित करने का कोई शौक नहीं है। उसने अपना भारी दुपट्टा किनारे रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। अब मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे पैसों या एलिमनी का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। और रही बात फिट होने की, वो मैं अपने लिए होंगी, तुम्हारे किसी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए नहीं। कोई और शर्त बची है तुम्हारी, या मैं सो जाऊं? कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। वह मास्टरमाइंड जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज अपने ही कमरे में पूरी तरह निशब्द खड़ा था। इस खेल में कोई ऐसा आ गया था जो उसी के लेवल का खिलाड़ी था। लड़की की दो टूक बात सुनकर कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। वह शख्स जो अपने एक इशारे पर दुनिया नचाता था, चुपचाप खड़ा रह गया। उसने एक नज़र उस सजे हुए बिस्तर की तरफ डाली, फिर बिना एक लफ्ज कहे मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह धूप की किरणें कमरे में आ रही थी। वह शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। लाल रंग की सिल्क साड़ी, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, एक डॉक्टर की ग्रेस और नई नवेली दुल्हन का रूप। तभी दरवाज़ा खुला और वह अंदर आया। उसे देखते ही लड़की का चेहरा गुस्से से फूल गया। कल रात की उसकी वो बकवास शर्तें उसे अच्छी तरह याद थी। कोई उसे गलत बोल दे तो वह पलट कर देखने वालों में से नहीं थी। उसने झटके से अपना पल्लू सही किया और बिना एक भी शब्द कहे उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। वह दरवाजे पर खड़ा बस उसके इस नखरे और एटीट्यूड को देखता रह गया। नीचे हॉल में रस्मों की चहल पहल थी। आ जाओ दोनों, अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू करनी है, माँ ने आवाज़ दी। परात में दूध और गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। घर वालों के सामने लड़की के चेहरे पर एक हल्की सौम्य मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही नज़र उस पर पड़ती उसकी आंखें सख्त हो जाती। अंगूठी पानी में डाली गई। देखते हैं कौन पहले ढूंढता है, फूफी ने हंसते हुए कहा। उसने जानबूझकर अपना हाथ परात में धीरे से डाला, लेकिन लड़की ने पूरी फुर्ती से एक ही बार में अंगूठी निकाल ली। अरे वाह, घर तो हमारी बहू ही चलाएगी, माँ ने खुश होकर कहा। रस्म के बाद जब वो सब मेहमान नाश्ते के लिए इधर उधर हुए तो वह मौका देखकर उसके पास आया। कल रात की बात अधूरी रह गई थी। उसने धीमी लेकिन अपनी उसी प्रैक्टिकल आवाज़ में कहा, तुम्हारा हॉस्पिटल और तुम्हारी वो एक्सरसाइज मैं कर लूँगी। लड़की ने उसे बीच में ही रोकते हुए एक तीखी नज़र डाली। आपको उससे क्या मतलब? वह हल्का सा चौंका। मतलब है, क्योंकि सुनिए मिस्टर, लड़की ने फिर से उसकी बात काटी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मुझे अपनी सेहत, अपना रूटीन और अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। आपको मुझे टाइम टेबल बनाकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की ने अपनी भारी साड़ी संभाली। और हाँ, मुझे ज्ञान देने से पहले याद रखिएगा कि मैं आपकी कोई फैक्ट्री की वर्कर नहीं हूँ।
वह पलटी और अपने उसी बेबाक एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली गई। वहाँ लॉजिस्टिक्स का किंग बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी बात बीच में काटना और पलट कर चले जाना, यह गुस्ताखी उसके 42,000 करोड़ के साम्राज्य में आज तक किसी ने नहीं की थी। हर बार उसका ये रवैया देखकर उस माफिया किंग का इरिटेशन लेवल अब बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की तैयार होकर नीचे आई और सीधे अपनी सास के पास गई। माँ, मेरी एक बहुत ज़रूरी सर्जरी है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अरे बेटा, आज ही तो शादी हुई है, माँ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। फिर उसकी डॉक्टर वाली जिम्मेदारी को समझते हुए प्यार से मुस्कुरा दी। खैर, अगर मरीज का सवाल है तो जाओ, पर अपना ख्याल रखना। लड़की ने मुस्कुरा कर हामी भरी और बाहर की तरफ चल दी। लेकिन जैसे ही वह पोर्च में अपनी कार के पास पहुंची, 4 हट्टे कट्टे काले सूट और हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स उसकी कार के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। लड़की के कदम रुक गए। उसने तमतमाते चेहरे से पीछे देखा। वह अपने दोनों हाथ जेब में डाले सीढ़ियों पर खड़ा था। यह क्या तमाशा है? लड़की ने तेज आवाज में पूछा। सिक्योरिटी? उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम ऐसे ही बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जा सकती। लड़की का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना ही अभी दुनिया में किसी को हमारी शादी के बारे में पता है। मुझे यह बेफालतू का ड्रामा और वीआईपी अटेंशन अपने हॉस्पिटल में नहीं चाहिए। उसने अपना बैग कार में डाला और उसे घूरते हुए बोली, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो मिस्टर, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं। वह जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी, उसके सब्र का बांध टूट गया। पलक झपकते ही वह उसके करीब पहुंचा। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे कार के दरवाजे से सटा दिया। दोनों के बीच फासला ना के बराबर रह गया। माहौल की नजाकत और अपने बॉस का गुस्सा देखते ही चारों बॉडीगार्ड्स ने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली और फुर्ती से पीछे की तरफ मुड़कर खड़े हो गए। उसकी भारी और खौफनाक आवाज़ लड़की के चेहरे के बिल्कुल करीब गूंजी। मेरी बात पूरी होने से पहले पीठ दिखाने की आदत बदल लो डॉक्टर साहिबा। यह तुम्हारा हॉस्पिटल नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं जो कहता हूँ वो नियम होता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरी दुनिया अलग है और यहाँ। इससे पहले कि वह अपना घमंड भरा ज्ञान पूरा कर पाता, लड़की ने अचानक उसके सीने पर रखे उसके हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिए। आह! वह दर्द और अचानक हुए इस हमले से झटके से पीछे हटा। लड़की ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपनी गर्दन अकड़ाई और उसे तीखी नज़रों से देखते हुए बोली, ज्ञान देना बंद करो और मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं सिर्फ अपना नियम मानती हूँ। दोबारा मुझ पर जोर आजमाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूँगी। उसने झटके से कार का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठी और फुल स्पीड में कार वहाँ से निकाल ले गई। वह ट्रांसपोर्ट का बेताज बादशाह, जिसे देखकर बड़े बड़े नेता और गुंडे कांपते थे, आज अपना हाथ पकड़े हैरानी और गुस्से से बस उसकी दूर जाती कार को घूरता रह गया। अद्विक खन्ना ने अपने हाथ पर बने उन लाल निशानों को देखा। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोश चमक आ गई। नताशा? उसने बेहद धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा। तभी उसका हेड सिक्योरिटी गार्ड घबराते हुए पास आया। अद्विक सर, क्या हम मैडम की कार के पीछे? नहीं। अद्विक ने एक सख्त इशारे से उसे रोक दिया। डॉक्टर नताशा को अपना काम करने दो। बस हॉस्पिटल के बाहर दूर से नज़र रखना, उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हॉस्पिटल? नताशा अपनी कार से उतरी। नई नवेली दुल्हन के रूप में भारी लाल साड़ी और मंगलसूत्र में एक सीनियर डॉक्टर को सीधे हॉस्पिटल आते देख पूरा स्टाफ हैरान था। डॉक्टर नताशा, आप आज? एक नर्स ने चौंकते हुए पूछा। सर्जरी की फाइल कहाँ है? नताशा ने बिना रुके सीधे अपने केबिन की तरफ जाते हुए पूछा। वो आपकी टेबल पर है। लेकिन मैम आज तो। लेकिन क्या?
मरीज यहाँ मेरी शादी के चर्चे सुनने आया है या इलाज कराने? पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो। नताशा ने अपने भारी गहने उतारे, साड़ी के ऊपर ही अपना सफ़ेद कोट पहना और सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ निकल गई। रात के 8 बज रहे थे। अद्विक खन्ना हॉल के बड़े से लेदर काउच पर बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और वह चुपचाप अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देख रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। नताशा थकी हुई अंदर आई। उसने अद्विक की तरफ एक नज़र देखा भी नहीं और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन, डॉक्टर नताशा? अद्विक की शांत लेकिन गहरी आवाज़ हॉल के सन्नाटे में गूंजी। नताशा के कदम रुक गए, लेकिन वह पलटी नहीं। मेरा दिन कैसा भी रहा हो मिस्टर अद्विक खन्ना, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब है। अद्विक अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुम अद्विक खन्ना की पत्नी हो, तुम्हारा हर कदम मुझसे जुड़ा है। नताशा झटके से पलटी। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। मैं अपनी पहचान खुद हूँ अद्विक। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ने से मैं तुम्हारी कंट्रोल की हुई कठपुतली बन जाऊंगी, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा वहम है। अद्विक उसके करीब आया, इतना करीब कि दोनों के बीच सिर्फ चंद इंच का फासला रह गया। कठपुतली नहीं। अद्विक ने उसके चेहरे पर आ रही लड़ को पीछे किया और बेहद ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें अपने बराबर का खिलाड़ी समझ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इस खेल में नियम हमेशा मेरे होते हैं। नताशा ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में सीधे देखा। उसके होठों पर एक तीखी बेपरवाह मुस्कान आ गई। तो फिर सुन लो मिस्टर खन्ना, मुझे तुम्हारे बनाए नियमों को तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। नताशा ने उसे कंधे से हल्का सा धक्का दिया और बिना पीछे मुड़े सीढ़ियां चढ़ गई। 42,000 करोड़ का मालिक अद्विक खन्ना बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी इस जंगली बिल्ली को ऊपर जाते हुए देखता रह गया। शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था। अद्विक खन्ना वाकई कोई आम पति नहीं था। वह अपने साम्राज्य को चलाने में इतना व्यस्त था कि कई बार 2-2 दिन तक हवेली में उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। सुबह जब नताशा हॉस्पिटल के लिए निकलती तो वह किसी इंटरनेशनल डील या मीटिंग में होता था। नताशा को भी इससे कोई शिकायत नहीं थी। उसे भी चिपचिपाने वाले रिश्ते नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी पसंद थी। लेकिन आज रात शहर के सबसे बड़े होटल में लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉरपोरेशन की एक हाई प्रोफाइल पार्टी थी। अद्विक खन्ना के लिए यह शक्ति प्रदर्शन था और समाज की नज़रों में मिसेज खन्ना का वहाँ होना जरूरी था। पार्टी हॉल किसी राजमहल की तरह सजा था। जैसे ही अद्विक ने नताशा के साथ हॉल में एंट्री ली, कैमरों के फ्लैश चमक उठे और पूरे हॉल का ध्यान उनकी तरफ खींच गया। अद्विक अपने 3 पीस ब्लैक अरमानी सूट में किसी ग्रीक गॉड और खुखार माफिया का परफेक्ट मिक्सचर लग रहा था। अंदर आते ही अद्विक बिजनेस टाइकून्स और राजनेताओं के बीच घिर गया। नताशा चुपचाप एक किनारे शैंपेन का ग्लास पकड़े खड़ी हो गई। उसने नोटिस किया कि पार्टी में मौजूद हर दूसरी मॉडल, एक्ट्रेस और बिजनेस वूमेन की नज़रें सिर्फ और सिर्फ अद्विक पर टिकी थी। कुछ तो जानबूझकर उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, अपने बाल झटकते हुए या बिना बात के हंसते हुए उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। नताशा ने शैंपेन का एक घूंट लिया। उसे जलन नहीं हो रही थी, बल्कि वह इस फेक और बनावटी लोगों को देखकर बुरी तरह बोर हो रही थी। इनसे ज़्यादा जान तो मेरे आईसीयू के मरीजों में होती है। उसने मन ही मन बुदबुदाया और एक उबासी रोकते हुए घड़ी देखने लगी। तभी भीड़ के बीच से एक बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लड़की अद्विक के बिल्कुल करीब जा पहुंची। हाय अद्विक, लॉन्ग टाइम, उसने अपनी आवाज़ में हद से ज़्यादा मिठास घोलते हुए कहा और अद्विक के कोट के कॉलर को छूने की कोशिश की। नताशा ने यह देखा और एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वह वहाँ से खिसक कर फूड काउंटर की तरफ जाने के लिए पलटी ही थी कि अचानक एक भारी और मजबूत हाथ ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया। नताशा हल्की सी चौंकाते हुए मुड़ी। अद्विक उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने उस ग्लैमरस लड़की की तरफ देखा तक नहीं
जो उसे छूने की कोशिश कर रही थी। अद्वी की गहरी नज़रें सिर्फ नताशा के बोरियत से भरे चेहरे पर थी। बोर हो रही हो? अद्विक ने अपनी मर्दाना और शांत आवाज़ में पूछा। उसकी उंगलियों की पकड़ नताशा की कमर पर थोड़ी सख्त हो गई, जो वहाँ खड़ी बाकी लड़कियों के लिए एक खामोश और सख्त चेतावनी थी कि पीछे हटो। बहुत ज़्यादा, नताशा ने बेबाकी से जवाब दिया, बिना उसकी पकड़ का विरोध किए। तुम्हारी ये दुनिया और ये लोग मेरे लिए किसी डोज से कम नहीं है जो सीधे नींद लाती है। अद्वी के चेहरे पर एक हल्की, बहुत ही दुर्लभ सी स्mirk आ गई। मुझे लगा था तुम्हें मेरी फैन फॉलोइंग देखकर जलन हो रही होगी। जलन? नताशा ने अपनी एक आईब्रो उठाई और अद्वी के सीने पर रखी अपनी उंगलियों से हल्का सा टैप किया। मिस्टर खन्ना, मैं एक सर्जन हूँ। मुझे पता है कि बाहर से दिखने वाले इन महंगे शरीरों के अंदर सिर्फ हड्डियाँ और मांस हैं। मुझे जलन नहीं होती, मुझे सिर्फ भूख लगती है और मुझे उस काउंटर तक जाना है। अद्वी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इस लड़की की बेबाकी और उसे इग्नोर करने की कला उसे अंदर ही अंदर पागल कर रही थी। बाकी लड़कियों उसके एक इशारे के लिए मर रही थी और उसकी अपनी बीवी उसे फूड काउंटर के लिए छोड़ना चाह रही थी। अकेले खाने का मज़ा नहीं है डॉक्टर साहिबा। अद्विक ने अचानक उसके हाथ से शैंपेन का गिलास लिया और पास से गुजर रहे वेटर की ट्रे में रख दिया। क्या कर रहे हो? नताशा ने घूरते हुए पूछा। तुम्हारी बोरियत दूर कर रहा हूँ। अद्विक ने बहुत ही स्मूथ तरीके से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पार्टी के उस वीआईपी क्राउड को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसे बालकनी की तरफ ले गया। हॉल में खड़ी वो सारी खूबसूरत लड़कियां जल भूनकर बस उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। बालकनी में कदम रखते ही शहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। 42वीं मंजिल से पूरा शहर अद्विक खन्ना के पैरों में बिछा हुआ नजर आ रहा था। अंदर पार्टी का शोर था, लेकिन यहाँ एक अजीब सा भारी सन्नाटा था। अद्विक ने बालकनी के कांच वाले दरवाजे के पास खड़े अपने हेड सिक्योरिटी को महज आंखों से एक इशारा किया। गार्ड ने तुरंत सिर झुकाया और वहां से गायब हो गया। नताशा रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली और शहर की रोशनियों को देखने लगी। मुझे लगा था तुम मुझे बाहर लाकर कुछ माफिया वाले डायलॉग मारोगे। नताशा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। मैं बोलता कम हूँ, मेरा काम बोलता है। अद्विक उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से सिगार निकाला, लेकिन नताशा की तरफ देखकर उसे जलाए बिना ही उंगलियों में घुमाने लगा। महज 3 मिनट बाद बालकनी का दरवाज़ा फिर खुला। 2 वेटर चुपचाप एक ट्रॉली लेकर आए। उन्होंने पलक झपकते ही बालकनी में रखी एक छोटी सी कांच की टेबल पर शानदार डिनर सेट किया और सिर झुकाकर वापस चले गए। नताशा ने टेबल की तरफ देखा। वहाँ कोई फालतू का दिखावा नहीं था, बस परफेक्ट रोस्टेड चिकन, पास्ता और कुछ ड्रिंक्स थे। तुम्हें भूख लगी थी? अद्विक ने सपाट स्वर में कहा, जैसे यह कोई बड़ी बात ना हो। नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई भीख या एहसानमंद होने वाला भाव नहीं था। वह कुर्सी खींचकर बैठी और आराम से अपना खाना शुरू किया। अद्विक रेलिंग से टिका हुआ हाथ बांधे बस उसे ही देख रहा था। तुम खाओगे नहीं या मुझे घूरने का कोई नया टैक्स लगाने वाले हो? नताशा ने अपनी फोर्स से पास्ता उठाते हुए पूछा। अद्विक के चेहरे पर एक डार्क, बेहद अट्रैक्टिव सी मुस्कान उभर आई। वह चलकर नताशा के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा और थोड़ा आगे की तरफ झुका। तुम्हें देखकर हैरानी होती है डॉक्टर। अद्विक की गहरी सर्द आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। अंदर खड़ी हर औरत मेरा ध्यान खींचने के लिए अपनी जान दे रही थी, और तुम 42,000 करोड़ के साम्राज्य के मालिक को छोड़कर इस पास्ता पर फोकस कर रही हो। नताशा ने नैपकिन से अपने होठ पोंछे। उसने सीधे अद्विक की खतरनाक आंखों में देखा और बिना किसी झिझक के बोली, क्योंकि यह पास्ता रियल है मिस्टर खन्ना।
अंदर जो लोग हैं वो तुम्हारी ताकत और पैसों के भूखे हैं। मैं एक सर्जन हूँ। मैंने रोज लोगों को मौत के मुंह से वापस आते और मरते देखा है। मेरे लिए तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका बीपी भी मेरे ही हाथों कंट्रोल हो सकता है। तो मुझे तुम्हारे इस माफिया किंग वाले रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। आज तक किसी ने उसके चेहरे पर उसे इतनी बेबाकी से आईना नहीं दिखाया था। उसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे इस लड़की में एक नशा सा महसूस हो रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठा, नताशा के पीछे गया और धीरे से अपने दोनों हाथ उसकी कुर्सी के हाथों पर रख दिया, जिससे नताशा पूरी तरह उसके घेरे में आ गई। अद्वी का चेहरा नताशा के कान के बिल्कुल करीब था। यही तो बात है नताशा, अद्विक ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें नताशा की गर्दन पर पड़ रही थी। मुझे वो लोग पसंद ही नहीं जो मुझसे डरते हों। डरने वालों को तो मैं खरीद लेता हूँ, लेकिन तुम बिकाऊ नहीं हो। नताशा की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई, लेकिन उसने अपनी घबराहट के चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई, जिससे उसके होठ अद्विक के चेहरे के बेहद करीब आ गए। तो फिर याद रखना अद्विक, नताशा की आवाज़ में एक तीखी चुनौती थी। जो चीज़ खरीदी नहीं जा सकती उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना, जल जाओगे। अद्विक खन्ना हल्का सा पीछे हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जुनून था। उसने नताशा को एक आखिरी बार देखा और अपने होठों पर एक मास्टर माइंड वाली मुस्कान लाते हुए बोला, देखते हैं डॉक्टर साहिबा, आग से खेलने का मज़ा ही कुछ और है। उसने अपनी सिगार जेब में रखी और मुड़कर वापस पार्टी हॉल की तरफ चल दिया, यह जानते हुए कि इस बार उसे एक ऐसी टक्कर मिली है जो उसके इस बेरंग साम्राज्य में तहलका मचाने वाली है। नताशा अपनी जगह बैठी रही। उसके होठों पर भी एक अनजान सी मुस्कान थी। उस रात को 2 दिन बीत चुके थे और दोनों फिर से काम में बिजी हो गए थे। वही हॉस्पिटल के गलियारों में हमेशा की तरह तेज चहल पहल थी। उस दिन जब नताशा शादी के जोड़े में सीधे सर्जन करने गई थी, तब पूरे स्टाफ में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि डॉक्टर नताशा की शादी हो गई है, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि उसका पति कौन है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ को एक लोहे के बक्से में बंद रखा था। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेहरा, जो उसके मेंटल और मुख्य कलीग थे, को ही भनक थी कि नताशा अब उस इंसान की पत्नी है जिसका नाम लेने से भी शहर के बड़े बड़े लोग खौफ खाते हैं, अद्विक खन्ना। बाकियों के लिए वह आज भी सिर्फ आइस क्वीन डॉक्टर नताशा थी, जिसके वसूल और सर्जिकल ब्लेड दोनों बेहद धारदार थे। दोपहर के 2 बज रहे थे। अचानक वीआईपी वार्ड से शीशा टूटने और किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो घटिया सुई लगाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अंदर शहर का सबसे अमीर और बिगड़ैल रईस ज़्यादा कनिष्क रायचंद 24 साल बिस्तर पर बैठा हंगामा कर रहा था। बीती रात किसी अंडरग्राउंड कार रेस में उसकी करोड़ों की स्पोर्ट्स कार क्रैश हो गई थी। उसके माथे और कंधे पर गहरा कट था, जहां से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसका घमंड उसके बहते खून से कहीं ज़्यादा था। 2 सीनियर डॉक्टर्स और 3 नर्सेस पसीने से तरबतर खड़े थे। कनिष्क ने दवाइयों की पूरी ट्रे ज़मीन पर फेंक दी थी। मुझे शहर का सबसे बेस्ट डॉक्टर चाहिए। तुम जैसे 2 कौड़ी के डॉक्टरों से मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। अभी के अभी मेरे डैड को फ़ोन लगाओ और इस हॉस्पिटल को खरीदो। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला। खट खट खट। हाई हिल्स की सधी हुई आवाज़ के साथ नताशा अंदर दाखिल हुई। उसने अपना सफ़ेद कोट पहना हुआ था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह शांत और खतरनाक लग रही थी। डॉक्टर नताशा, एक सीनियर डॉक्टर ने राहत की सांस ली। नताशा ने ज़मीन पर बिखरी दवाइयों को देखा और फिर अपनी ठंडी नज़रें उस रईस जादे कनिष्क पर गड़ा दी। क्या देख रही हो?
कनिष्क ने अपनी उंगली नताशा की तरफ करते हुए बदतमीजी से कहा, तुम हो यहाँ की बेस्ट डॉक्टर? शक्ल से तो तुम कोई मॉडल। कनिष्क का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि नताशा एक झटके में उसके बिस्तर के करीब पहुंची। उसने बिना किसी झिझक या डर के कनिष्क के कॉलर को पकड़ा और उसे जोर से बिस्तर के हेडबोर्ड की तरफ धकेल दिया। कनिष्क की आंखें फटी की फटी रह गई। नताशा का चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। उसकी आवाज़ में बर्फ़ जैसी ठंडक थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाप के बैंक अकाउंट में कितने जीरो हैं या तुम कौन सी स्पोर्ट्स कार चलाते हो। अभी तुम मेरे हॉस्पिटल में हो, मेरे बिस्तर पर खून बहा रहे हो। अगर तुमने दोबारा इस वार्ड में चिल्लाने की कोशिश की तो मैं बिना एनेस्थीसिया के तुम्हारे ये कट सिल दूंगी। और यकीन मानो, मेरी सिलाई का निशान जिंदगी भर तुम्हारी इस महंगी शक्ल पर छपा रहेगा। कमरे में मौत सा सन्नाटा छा गया। नर्सेस की सांसें अटक गई कि अब यह रईस ज़्यादा हॉस्पिटल में आग लगा देगा। लेकिन कनिष्क भूत बनकर नताशा को घूर रहा था। आज तक जिस लड़के के एक इशारे पर लड़कियां बिछ जाती थी, जिसकी दौलत देखकर हर कोई उसके सामने झुकता था, आज पहली बार किसी औरत ने उसे उसकी औकात दिखाई थी। नताशा का वो बेबाक निडर और बॉस वाला एटीट्यूड कनिष्क के दिमाग की नसें सून कर गया। गुस्सा आने के बजाय उसका दिल अचानक ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो उस खतरनाक खूबसूरत आँखों में पूरी तरह खो गया। इसे लव एट फर्स्ट साइट कहे या एक बिगड़े लड़के का नया जुनून, लेकिन कनिष्क नताशा का फ़ैन हो चुका था। स्टिचिंग किट लाओ, नताशा ने कनिष्क का कॉलर छोड़ते हुए नर्स से कहा। अगले आधे घंटे तक नताशा ने बिना एक शब्द कहे कनिष्क के घाव सिले। कनिष्क का दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी नताशा के चेहरे से नहीं हटी। जैसे ही नताशा ने पट्टी बांधी और मुड़ी, कनिष्क ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारा नाम क्या है डॉक्टर? कनिष्क की आवाज़ में अब बदतमीजी नहीं, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी थी। तुम ये मामूली सी नौकरी क्यों कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल गिफ्ट कर दूंगा। नताशा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसने अपनी एक आईब्रो उठाई और एक बेहद व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, जो इंसान अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग ढंग से नहीं संभाल सकता, वो मुझे हॉस्पिटल चला कर देगा। अपने घाव पर ध्यान दो बच्चे, मुझ पर नहीं। वह पलटी और अपने उसी ग्रेस के साथ वार्ड से बाहर निकल गई। कनिष्क अपने होठों पर एक पागलपन वाली मुस्कान लिए बस उस दरवाजे को देखता रह गया। तुम जो भी हो, अब तुम मेरी हो, कनिष्क ने मन ही मन बुदबुदाया। नताशा अपनी शिफ्ट ख़त्म करके पार्किंग में पहुंची। वह काफ़ी थक चुकी थी और बस अपनी कार में बैठकर घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी कार के बोनट पर कनिष्क रायचंद बैठा हुआ था। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक ऐसा बड़ा और महंगा गुलदस्ता था। उसके चेहरे पर कुछ कुछ वैसी ही पट्टी बंधी थी जैसी नताशा ने लगाई थी, लेकिन वो अपनी चोट को भूलकर नताशा का इंतज़ार कर रहा था। नताशा ने एक गहरी सांस ली और अपना माथा रगड़ा। ये बेवकूफ़ी का ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। वह कार के पास पहुंची। हाय ब्यूटीफुल, कनिष्क ने अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल देते हुए गुलदस्ता आगे किया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी फेवरेट डॉक्टर को डिनर पर ले जाऊं। तुम्हें जो पसंद हो। रास्ता छोड़ो, नताशा ने कनिष्क की आंखें में देखते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा। गुलदस्ते की तरफ देखा तक नहीं। कम ऑन डॉक्टर, इतना एटीट्यूड? तुम्हें पता है आधा शहर कनिष्क रायचंद के साथ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए तरसता है। कनिष्क ने जानबूझकर नताशा का रास्ता रोकते हुए कहा। तो जाओ और उसी आधे शहर को कॉफ़ी पिलाओ। मेरे पास तुम्हारे जैसे बिगड़ैल बच्चों के लिए वक्त नहीं है। नताशा ने उसे कंधे से हटाकर अपनी कार का दरवाज़ा
खोलने की कोशिश की। कनिष्क ने अचानक अपना हाथ कार के दरवाजे पर रख दिया और थोड़ा करीब झुकते हुए बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है डॉक्टर। मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल, और मुझे मेरी चीज़ों पर किसी और का हाथ बर्दाश्त नहीं है। एक बेहद सर्द, भारी और खौफनाक आवाज़ पार्किंग के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। नताशा और कनिष्क दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पार्किंग के एंट्रेंस पर 3 ब्लैक एसयूवी कार रुकी थी। बीच वाली कार का दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़े कंधे वाला शख्स बाहर निकला। अद्विक खन्ना। उसने डार्क एम्ब्रोल्ड ग्रीन रंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स पहने हुए थे, जिसके बटन ऊपर से खुले थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो एक खतरनाक खामोश तूफान था, वो किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी था। उसकी चाल में एक ऐसा गुरूर और पावर थी कि कनिष्क रायचंद जैसे अमीरजादे का कॉन्फिडेंस एक पल में डगमगा गया। अद्विक धीरे धीरे चलते हुए नताशा और कनिष्क के करीब आया। उसने कनिष्क की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़रें सिर्फ नताशा पर थी। देर हो रही है। अद्विक ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे। नताशा ने अद्विक को देखा। उसे अद्विक का यूं अचानक आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कनिष्क के इस ड्रामे से बचने के लिए यह सही मौका था। ये कौन है? कनिष्क ने अपनी झिझक छुपाते हुए थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए पूछा। ओह, तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड से क्या डॉक्टर? अद्विक के कदम रुके। उसने अपनी गर्दन बहुत धीमी गति से कनिष्क की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर एक हल्की, बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल सी मुस्कान आ गई, जो अंदर से किसी को भी कपा सकती थी। बॉडीगार्ड? आदमी ने एक बेहद कदम कनिष्क की तरफ बढ़ाया। कनिष्क, जिसे लगा था कि वो दुनिया का राजा है, आदमी के इस डार्क और पावरफुल ऑरा के सामने अचानक खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। आदमी की पर्सनैलिटी किसी मास्टरमाइंड माफिया पपेटेरियर जैसी थी, जो बिना हाथ लगाए इंसान का दिमाग पढ़ लेता था। अद्विक ने कनिष्क के हाथ में पकड़े उस लाल गुलाब के गुलदस्ते को देखा, फिर अपनी सर्द नज़रें कनिष्क की आंखों में गड़ा दी। जिस फूल को तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो बच्चे। अद्विक की आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ वो तीनों सुन सकते थे, लेकिन उसमें मौत की चेतावनी थी। उसकी जड़ें मेरे साम्राज्य में है। अगली बार इस कार के या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारी ये करोड़ों की शक्ल और तुम्हारी वो स्पोर्ट्स कार दोनों कबाड़ खाने में मिलेंगी। कनिष्क का दिमाग सुन पड़ गया। पत्नी? वो रईस चादा, जो 2 मिनट पहले नताशा को अपनी बनाने का दावा कर रहा था। अद्विक खन्ना का नाम और उसका खौफनाक रूप देखकर एक कदम पीछे हट गया। अद्विक ने कनिष्क को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कार का दरवाज़ा खोला और नताशा की तरफ देखा। बैठो। नताशा ने अद्विक की आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा था, एक अजीब सी पजेसिवनेस थी। नताशा जानती थी कि अद्विक उसे बचाने नहीं आया था। वो सिर्फ अपनी टेरिटरी पर किसी और का दखल बर्दाश्त नहीं कर रहा था। नताशा ने कनिष्क की तरफ एक आखिरी ठंडी नज़र डाली, जिसने अपना गुलदस्ता नीचे कर दिया और बिना कुछ कहे अद्विक की गाड़ी में बैठ गई। कार के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ गूंजी। अद्विक ने कनिष्क को आखिरी बार एक गेम ओवर वाली नज़रों से देखा और अपनी कार में बैठ गया। काली एसयूवी का काफिला पार्किंग से बाहर निकल गया और कनिष्क रायचंद वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ से वो लाल गुलाब का गुलदस्ता जमीन पर गिर चुका था। उसके अंदर डर भी था, लेकिन नताशा के लिए वो पागलपन वाला जुनून अब एक जिद में बदल चुका था। तो तुम अद्विक खन्ना की पत्नी हो? कनिष्क ने हवा में बुदबुदाते हुए एक सनकी मुस्कान दी। खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।